नमस्कार, आप सभी प्रशिक्षुओं का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विद्यालयों में ICT की भूमिका के बारे में, विशेष करके बिहार के विद्यालयों के विशेष संदर्भ में। हमने पिछले वीडियो में जाना था कि बिहार के विद्यालयों में ICT को समावेशित करने में कौन कौन सी चुनौतियाँ या समस्याएँ आ सकती है। उन समस्याओं के बारे में चर्चा हो चुकी थी, उसका वीडियो भी अपलोड है। इस वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं और आज उसी का सेकेंड पार्ट आप कह सकते हैं। इसमें हम जानेंगे कि विद्यालयों में यदि ICT को हम समावेशित कर देते हैं तो समावेशित करने के उपरांत वो कौन कौन से बेनिफिट है, वो कौन कौन से फायदे हैं जो छात्रों को मिल सकते हैं। आप सभी जानते होंगे कि ICT के प्रयोग से शिक्षा की गुणवत्ता में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पारंपरिक जो हमारे शिक्षण पाठ्यक्रम थे उनमें भी बदलाव आया है और पाठ्यचर्या को अधिगम केंद्रित भी बनाया गया है। तो ऐसे बहुत सारे फायदे हैं। उन फायदों को हम एक एक करके पॉइंट वाइज आपको बताते चलेंगे ताकि आप बेहतर तरीके से नोट्स का भी निर्माण कर सकें। तो रोल ऑफ ICT इन स्कूल में आपको लिखना है। ICT को बिहार के विद्यालयों में समावेशित करने के उपरांत निम्नलिखित फायदे हो सकते हैं। पहले यदि हम फायदे की बात करें, फर्स्ट हमारा बेनिफिट जो होगा, तो पहले बेनिफिट में आप लिख सकते हैं जिसे मैंने अभी आपको बताया था कि ICT के प्रयोग से शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसमें बढ़ोतरी हुई है और जो हमारा पारंपरिक शिक्षण पाठ्यक्रम था, यानी जो पहले तरीके से जो हम छात्रों को पढ़ाते थे, जैसे कि व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, ये सब पुराने मेथड थे, उनमें बदलाव आया, उनमें हम ICT को समावेशित कर दिए हैं। तो उससे पाठ्यक्रम जो हमारा था, जो पाठ्यचर्या हमारा था, उसको हम अधिगम केंद्रित बना पाए, छात्र बेहतर तरीके से उसे समझ सकते हैं। यदि हम दूसरे बिंदु की बात करें तो सेकेंड बिंदु में आपको लिखना है कि शिक्षण के बोझ को कम करके शिक्षण की गुणवत्ता को बढ़ावा दिया गया है। जो शिक्षण का जो बोझ था, जो पहले पढ़ाई का जो छात्रों के ऊपर बोझ रहता था, उस बोझ को कह सकते हैं आसान बनाने का भी काम ICT के द्वारा किया गया। ICT का जब प्रयोग करते हैं या ICT का जब प्रयोग आप करेंगे विद्यालयों में तो शिक्षण का बोझ कम हो जाएगा और जो इसकी गुणवत्ता है उस गुणवत्ता में बढ़ोतरी दर्ज हो सकती है, बढ़ोतरी दर्ज हुई है। आपका नंबर थर्ड जो पॉइंट था, तीसरे बिंदु में आप लिखेंगे कि इसके द्वारा यानी कि ICT के द्वारा पाठ्यचर्या जो हमारा लचीली हो सकती है, लचीली हो गई है। लचीली होने का मतलब होता है कि सॉफ्टनेस हो जाना। जो पढ़ाई का जो पहले हार्डनेस था, जो पढ़ाई का जो बोझ होता था, उसको सॉफ्ट किया गया, कहते कि उस पर लचीला दिया गया है। और ICT के द्वारा पाठ्यचर्या को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, इसकी उपलब्धता तथा बच्चों के रुचि के अनुसार बदला जा सकता है। यानी इसका अर्थ यह हुआ कि छात्र जैसा चाहते हैं, जैसे उनकी रुचि है, जिस तरीके से वो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, उस तरीके से हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बदल करके उन्हें बता सकते हैं। तो हमें ये बेनिफिट हुआ है। और नंबर 4 की यदि हम बात करें चौथे बिंदु में, तो चौथे बिंदु में आप लिख सकते हैं कि पाठ्यचर्या को शीघ्रता से संचालित करने में ICT का एक महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है तथा पाठ्यचर्या के अद्यतीकरण जो होता है, अद्यतीकरण, इसको अंग्रेजी में कह सकते हैं अपडेटिंग। यहां पर कहा है कि पाठ्यचर्या को जो है अपडेटिंग करने में भी, अद्यतीकरण में भी ICT की मुख्य भूमिका रहती है। अपडेटिंग से आप सभी वाकिफ होंगे, जैसे आप मोबाइल को या लैपटॉप को अपडेट करते हैं तो क्या होता है, उसमें नए नए फीचर आ जाते हैं, उसकी सुविधाएं और बढ़ जाती है। ठीक उसी प्रकार से पाठ्यक्रम को भी अपडेटिंग किया जा सकता है। पाठ्यक्रम को अपडेटिंग करने का अर्थ यह हुआ कि जो चीजें जो परंपरा से, जो परंपरागत चीजों को हम बता रहे थे उसमें बदलाव संभव है। और जब उसमें बदलाव होगा तो छात्र को पढ़ने में रुचि होगी, जो विषय आप पढ़ाएंगे वो बेहतर तरीके से बच्चे आत्मसात कर सकते हैं, बेहतर तरीके से वो समझ सकते हैं। जैसे कि होता है ना कि आप मोबाइल को जब अपडेट कर लेते हैं, लैपटॉप को अपडेट करते हैं, नए अपडेट या कोई चीज़ परचेज करते हैं तो उसे चलाना, उसे रन करना, उसे समझना हमारे लिए आसान हो जाता है।
ठीक उसी प्रकार से यहाँ पाठ्यक्रम के अपडेट का अर्थ ये हुआ कि जो तरीका है बताने का, जिस वे में आप छात्रों को बता रहे हैं उस तरीका में अपडेट करना, बताने की शैली में अपडेट करना, ताकि वो बेहतर तरीके से सभी चीज़ों को आसानी से वो समझ जाए। इसके बाद 4 बिंदु हो गया होगा। 5वें बिंदु में आप लिखेंगे नंबर 5 में कि छात्रों में स्वयं अधिगम, स्वयं अधिगम को इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ लर्निंग, सेल्फ लर्निंग। आईसीटी के द्वारा क्या होता है, छात्रों में स्वयं अधिगम का भाव भी जागरूक हुआ है। छात्र जो है नई तकनीकों के द्वारा स्वयं सूचना एकत्रित करके अध्ययन करने में संभव हो सकते हैं। जब आप आईसीटी का प्रयोग करते हैं तो आप सभी जानते होंगे सेल्फ लर्निंग होता है कि स्वयं से पढ़ना, बिना किसी शिक्षक के मदद के आप स्वयं पढ़ाई करते हैं। तो सेल्फ स्टडी जो पहले भी होता था अभी भी हो रहा है। तो सेल्फ लर्निंग या सेल्फ स्टडी में आईसीटी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका हमें देखी गई है। भूमिका इसलिए देखी गई है कि जो भी उन्हें समस्याएं होती है वो आईसीटी का प्रयोग करके, इंटरनेट का प्रयोग करके तत्काल उसका समाधान निकाल सकते हैं। समाधान के साथ वो कई रूपों में उन्हें समाधान मिलता है, ऑडियो के रूप में, वीडियो के रूप में, टेक्स्ट के रूप में, इमेज के रूप में, हर तरीके से उनके पास सामग्रियाँ उपलब्ध हो जाती है। तो यहाँ देखा गया है कि आईसीटी की मदद से जब विद्यालय में हम आईसीटी को समावेशित करते हैं तो छात्रों में भी सेल्फ लर्निंग के प्रति जागरूकता देखने को मिलती है। छात्र बेहतर तरीके से उसे समझने लगते हैं। तो ये तो 5 बिंदु था हम विद्यालय के दृष्टिकोण से देखें। यदि हम शिक्षक की भूमिका के रूप में बात करें कि शिक्षकों की भूमिका में क्या परिवर्तन हुआ है, शिक्षकों की भूमिका के संदर्भ में परिवर्तन को यदि हम देखते हैं तो इसमें आप लिख सकते हैं कि आईसीटी के उपयोग से शिक्षकों की भूमिका में भी हमें न्यून परिवर्तन हुए। इसे भी हम पॉइंट वाइज लिखेंगे। पहले बिंदु में लिखेंगे नंबर 1 पॉइंट में कि शिक्षक की भूमिका जो होती है वो सुविधा दाता की होती है, यानी कि फैसिलिटेटर की होती है। छात्र को जो है अधिगम में सुविधा देने की भूमिका अहम होती है। छात्र एक शिक्षक की कार्य होता है कि छात्रों को अधिगम में सुविधा दे, उसे बेहतर तरीके से बताए। और जब एक टीचर आईसीटी के उपकरणों का प्रयोग से शिक्षण अधिगम कराता है तो वो अधिगम बहुत ही आसान हो जाता है, बच्चे उसे बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। मुझे यहाँ पर एक क्वेश्चन याद आ रहा है जो कि नेट की परीक्षा में पूछा गया था। नेट आप सभी जानते हो कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जाम होता है, इसमें एक प्रश्न आया था। वो पूछा था उसमें कि मान लीजिए कि आपके क्लास में कुछ वैसे छात्र हैं जो विशिष्ट हैं। विशिष्ट की परिभाषा आप सभी जानते होंगे। कुछ छात्र विशिष्ट हैं, विशिष्ट यानी कि क्या है, वो बहुत ज़्यादा तेज हैं या फिर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, यानी कि सामान्य बच्चों से अलग है। वो कुछ सामान्य बच्चे हैं, कुछ बच्चे वैसे हैं जो कि दृष्टि से बाधित हैं, कुछ बच्चे को कम सुनते हैं। हर तरीके के बच्चे आपके क्लासरूम में हैं। तो वहाँ पर आप कौन सी शिक्षण विधि का प्रयोग करेंगे या किस तरीके से आप छात्रों को पढ़ाएंगे। उसमें 2-3 ऑप्शन था। उसमें जो राइट आंसर था उसमें यह था कि आईसीटी की मदद से आप छात्रों को पढ़ाएंगे। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की मदद से आप छात्रों को पढ़ाएंगे। जब आईसीटी की मदद से हम पढ़ाते हैं तो कोई भी छात्र हो, चाहे वो विशिष्ट हो या सामान्य हो, सब बच्चा एक समान रूप से ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो कह सकते हैं कि एक कितनी बड़ी भूमिका होती है एक शिक्षक के दृष्टिकोण से। तो अगला बिंदु लिख लीजिए नंबर 2 में, सेकंड लिखना है आपको कि शिक्षक को ज्ञान प्रक्रामक के रूप में भी देखा जाता है, यानी कि नॉलेज प्रोसेसर के रूप में भी एक शिक्षक को देखा जाता है। शिक्षक क्या करते हैं, कठिन विषयों को आईसीटी के माध्यम से सरल रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। एक शिक्षक का काम ही होता है जो भी कठिन विषय हैं, जो कठिन शब्दावली है, जो बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं, उसे वो आसान रूप में प्रस्तुत करें। और इस आसान रूप में प्रस्तुत करने के लिए पहले की यदि हम बात करें तो पहले शिक्षक के पास उपकरण तो होते थे, लेकिन उपकरण बहुत ज़्यादा नहीं रहते थे। बस वो टेक्स्ट बुक के माध्यम से, इमेज के माध्यम से, ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड के माध्यम से, फिगर के माध्यम से वो छात्रों को बता सकता था। लेकिन आज शिक्षक के पास आईसीटी जैसे उपकरण है जिसका प्रयोग करके वो
कठिन से कठिन विषयों को भी आसान से आसान भाषा में, आसान से आसान रूप में उसे प्रस्तुत कर सकता है, जो कि छात्रों के लिए अधिक उपयोगी होते हैं। इसमें क्या होता है, व्यक्तिगत रूप से भी यदि छात्रों में विभिन्नता हो, जैसे मैंने बताया भी था कि एक क्लासरूम में कई लेवल के छात्र हैं, तो व्यक्तिगत विभिन्नता की स्थिति में भी छात्र समान रूप से अध्ययन कर सकते हैं। जब आप आईसीटी का प्रयोग करेंगे तो कैसे भी आपके क्लास में छात्र, चाहे उनका कोई भी लेवल हो, सब एक समान रूप से अध्ययन कर पाते हैं। इसके बाद लिखेंगे आप तीसरे बिंदु में, नंबर 3 में लिखना है कि शिक्षक छात्रों को अनुशासित करने तथा उनकी अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए अधिक समय दे पाते हैं। देखिए, जब आईसीटी के द्वारा हम पढ़ाते हैं छात्रों को, तो होता क्या है, जो आपका क्लास का जो टाइम ड्यूरेशन है, बच्चे जल्दी समझ पाते हैं। जब जल्दी समझ लेंगे तो आपके पास भरपूर समय मिलेगा, तो उस बाकी समय को आप छात्रों को अनुशासित में रहने के लिए और बाकी जो उनकी अवधारणा है उसको देने के लिए आप अधिक समय दे सकते हैं। मान लीजिए कि आप कोई टॉपिक बच्चे को पढ़ा रहे हैं, कोई भी टॉपिक हो सकता है, इतिहास के मान लीजिए टॉपिक है, तो इतिहास के टॉपिक में आप 1857 के विद्रोह के बारे में बता रहे हैं, तो उस विद्रोह में आप झांसी की रानी के बारे में आपने प्रकरण लिया, टॉपिक लिया, तो उस झांसी की रानी के बारे में यदि आप पढ़ाने जाएंगे तो उनके पूरे हिस्ट्री बताएंगे, कहाँ पर थी, कैसे युद्ध हुआ, वो सब चीज़ें बता रहे हैं। लेकिन उसी चीज़ को आप एक वीडियो के फॉर्म में छात्रों को दिखाएंगे, एनिमेशन वीडियो दिखाइए, कविता के रूप में बताइए, तो क्या होगा, बहुत कम समय में छात्र चीज़ों को समझ पाएंगे। क्योंकि जब चीज़ें देखते हैं वो वीडियो फॉर्म में देखेंगे, एनिमेशन वीडियो के रूप में देखेंगे, तो जल्दी आपकी जो आप छात्रों कहना चाहते हैं वो क्लियर हो जाएगा, छात्र जल्दी समझ जाएंगे, आपके पास समय बचेगा, तो बाकी समय को आप अदर कामों के लिए यूज कर सकते हैं। अदर काम में ये होता है कि छात्रों को अनुशासित करना, जो उनकी अवधारणा को स्पष्ट करना, जो नहीं समझ पाए उन्हें फिर से समझाना, तो ये सब फायदा होता है। इससे छात्रों का क्या होगा, संदेह स्पष्ट रूप से दूर हो पाता है और आपके क्लास में कितने भी छात्र क्यों ना हो, सभी छात्रों को आप प्रॉपर रूप से समय दे पाते हैं। ठीक है, चलिए अगला बिंदु आप लिख लीजिए, नंबर 4 में लिखना है कि छात्रों को दिशा निर्देश यानी कि गाइडलाइन करने में भी ऊर्जा एवं समय की बचत होती है। जब आईसीटी का हम प्रयोग करते हैं तो क्या होता है, बच्चों को बेहतर रूप में हम गाइड कर सकते हैं, बेहतर उन्हें बता सकते हैं, जो समय और एनर्जी की भी बचत होती है। अगला लिख लेंगे आप 5वें बिंदु में। 5वां बिंदु देखिए होगा कि जो परीक्षाएं ली जाती है, जैसे कि आज का अभी वर्तमान का जो परिस्थिति है, तो ऐसी परिस्थिति में भी या नॉर्मल डे में भी आप आईसीटी के उपकरण के द्वारा छात्रों की परीक्षाएं ले सकते हैं। छात्र घर बैठे आईसीटी के उपकरण से पढ़ाई कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं, तो ये सभी फायदा हमें देखने को मिलता है। शिक्षक जो है घर बैठे उनका होमवर्क चेक कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं, उन्हें गाइडलाइन कर सकते हैं, हर एक कार्य संभव हो पाया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अभी वर्तमान का समय है, जो वर्तमान में स्थिति है, आप सभी घर बैठे पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये सभी संभव हो पाया है केवल आईसीटी के मदद के द्वारा। अभी यदि वर्तमान समय की यदि हम बात करें, जैसे कि आपका टॉपिक ही था बिहार के विद्यालयों की स्थिति को देखते हुए, तो वहाँ पर सारे क्लास भी बंद है। बंद इसलिए है कि वहाँ पर आईसीटी के उपकरणों का प्रयोग होता ही नहीं है, और प्रयोग नहीं होने से बच्चों का जो है भविष्य कह रहे हैं कि गर्त में जा रहा है, बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। यदि वहाँ पर शिक्षकों के द्वारा, वहाँ के मैनेजमेंट के द्वारा आईसीटी का प्रयोग किया रहा था, तो परिस्थिति कुछ भी रहे, छात्र कहीं से भी पढ़ाई संपन्न कर सकते थे। तो ये तो आपका हो गया टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से टीचर को क्या क्या फायदा होता है। अब हम बात कर लेते हैं शिक्षण विधियों के संदर्भ में भी परिवर्तन हुआ है, यानी कि जो भी शिक्षण विधियां पहले चली आ रही थी, उन सभी शिक्षण विधियों में जब हम आईसीटी को सम्मिलित कर लेते हैं तो उससे भी हमें कई सारे फायदे होते हैं। उन सब फायदे को भी आप पॉइंट वाइज नोट कर लीजिए। पहला बिंदु में लिखेंगे कि आईसीटी के माध्यम से शिक्षण विधियों को रुचिकर बनाया जा सकता है, यानी इंटरेस्टेड बनाया जा सकता है। जितनी भी शिक्षण विधियां हैं, चाहे वो व्याख्यान विधि हो, प्रश्नोत्तर विधि हो,
कोई भी विधि हो, किसी प्रकार की विधि हो, उस विधि में जब आप आईसीटी को सम्मिलित करेंगे तो क्या होगा, उसमें रुचि आ जाएगी, वो रुचिकर बन जाएगा, छात्र बेहतर तरीके से उसे समझ सकते हैं। और सेकंड बिंदु लिख लीजिए कि शिक्षण विधियां जो क्या होती है, यथार्थ अनुभव के निकट प्रतीत होने लगती है। यथार्थ अनुभव का मतलब होता है रियलिस्टिक, यानी कि जो चीजें क्या होता है आपको रियल लगने लगता है। जैसे मान लीजिए कि आप जो क्लास करते हैं तो आपका जो जूम ऐप पर क्लास हो रहा है तो लाइव क्लास हो रहा है, तो आप घर पर हैं लेकिन शिक्षक महाविद्यालय में है, तो आपको क्या अनुभव होता है, आपको यह अनुभव होता है कि हम क्लास में बैठे हैं, क्लासरूम में बात कर रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट आप कम्युनिकेशन कर पाते हैं, वहां से क्वेश्चन करते हैं, यहाँ से आंसर दिया जाता है। तो क्या होता है, जब हम इससे प्रयोग करेंगे, जब आईसीटी का प्रयोग करते हैं तो क्या होता है, जो भी अनुभव जो छात्रों को मिलता है वो अनुभव यथार्थ के रियलिस्टिक जैसा प्रतीत होने लगता है। शिक्षण विधि में भी प्रयोग करेंगे तो वहां पर भी यही चीज मालूम चलता है। ठीक है, आई थिंक हो गया होगा आप लोग का। थर्ड बिंदु में लिखिए, तीसरे बिंदु में कि शिक्षण में तकनीकी का प्रयोग करके उसे प्रभावशाली बनाया जा सकता है, जिससे समय एवं शक्ति दोनों की बचत होती है। जितने भी शिक्षण तकनीकियां, जितनी विधियां हैं, जब हम आईसीटी का प्रयोग करते हैं तो मैंने पहले ही बताया था क्या होता है, इसमें समय कम लगता है, एनर्जी कम लगती है, दोनों की बचत होती है। कम समय में छात्र बेहतर तरीके से समझ पाते हैं और जो वो समझते हैं वो ज्ञान स्थायी होता है, उनके दिमाग में हमेशा के लिए फिट हो जाता है, कभी उसे वो भूल नहीं पाते हैं। तो क्या करेंगे, आप विद्यालय में जब पढ़ाने जाएंगे तो आप कोई भी शिक्षण विधि का प्रयोग करें, जहां तक हो सके आईसीटी के उपकरणों का भी आपको प्रयोग करना है, ताकि आपका समय एवं शक्ति दोनों की बचत हो सके, दोनों का सेविंग हो सके। ठीक है ना। चलिए चौथा बिंदु लिख लेंगे, इसमें नंबर 4 लिखना है कि आज के परिदृश्य में शिक्षण जो है कौशल आधारित हो गया है, ना कि पाठ्य वस्तु पर आधारित। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अभी का जो वर्तमान का समय है, आज का जो परिदृश्य है, इसमें शिक्षण को जो है कौशल आधारित किया गया, कौशल यानी कि स्किल बेस्ड कर दिया गया, ना कि पाठ्य वस्तु पर आधारित। जो आपके करिकुलम में है वो तो हमें पढ़ना ही है, लेकिन एक स्किल भी आपको डेवलप करना है। शिक्षण कौशलों का अभ्यास करने में क्या होता है, आईसीटी यहाँ पर एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। जो शिक्षण में जो परिवर्तन किया गया, यानी कौशल आधारित किया गया है, उसमें आईसीटी का जब हम प्रयोग करते हैं तो क्या होता है, ज़्यादा हमें बेनिफिट यहाँ मिलता है, सहयोग प्रदान करता है। तो आपको टारगेट रखना, आपको ध्यान देना है कि छात्रों को जब भी पढ़ाएंगे आप तो कौशल आधारित उन्हें ज्ञान देना है, केवल पाठ्य पुस्तक को रिपीट नहीं करना है, केवल पाठ्य पुस्तक आपको लिखवाना नहीं है। ठीक है, चलिए अंतिम बिंदु लिख लीजिए, नंबर 5 में लिखेंगे कि शिक्षण एक द्विमुखी प्रक्रिया है। द्विमुखी शब्द आप लोग समझ रहे होंगे, द्विमुखी प्रक्रिया। द्विमुखी प्रक्रिया कहने का अर्थ यह हुआ कि छात्र और शिक्षक दोनों क्या होते हैं, आमने सामने जुड़े होते हैं, आमने सामने कम्युनिकेट होता है, तो उसको बोलते हैं द्विमुखी प्रक्रिया। सभी को पता है शिक्षण जो कभी होना चाहिए 2 वे ही होना चाहिए, 1 वे नहीं होना चाहिए। यदि 1 वे शिक्षण होता है तो वो शिक्षण ज़्यादा प्रभावी नहीं हो पाता है। लेकिन परिस्थितिवश कई बार, जैसे कि आप वीडियो हम बना रहे हैं, तो ये क्या है, 1 वे कम्युनिकेशन है। 2 वे कम्युनिकेशन कब हो पाएगा, जब लाइव क्लासेस चलेगा। तो कई बार इंटरनेट की समस्या की वजह से लाइव क्लास नहीं हो पाता है, तो हम लोग वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, तो ये हो गया 1 वे कम्युनिकेशन। लेकिन शिक्षक कैसा होना चाहिए, 2 वे होना चाहिए, यानी कि द्विमुखी प्रक्रिया की तरफ होनी चाहिए, जिसमें छात्र और शिक्षक दोनों एक्टिव रूप से, यानी कि सक्रिय रूप से इस प्रक्रिया में अपना योगदान देते हैं। आईसीटी के द्वारा यह कार्य और भी आसान हो गया है। आसान इसलिए हो गया है क्योंकि आप अभी घर पर हैं, कोरोना की जो महामारी है, इसमें घर बैठे भी हम लोग शिक्षण की जो प्रक्रिया है, जो 2 वे कम्युनिकेशन है, वो कर पा रहे हैं। ये सब संभव हो पाया है आईसीटी के प्रयोग के द्वारा ही। आगे आप इसमें लिख लेंगे कक्षा कक्ष वातावरण के संदर्भ में परिवर्तन। कक्षा कक्ष यानी कि क्लासरूम। क्लासरूम को हिंदी में कहते हैं कक्षा कक्ष।
तो कक्षा कक्ष के वातावरण के संदर्भ में यानी कि इन्वायरमेंट के संदर्भ में भी हमें परिवर्तन देखने को मिलते हैं। इसमें क्या क्या परिवर्तन हुए हैं इसे भी हम लोग एक एक पॉइंट में लिख लेंगे। पहला बिंदु में लिखना है आपको कि कक्षा वातावरण में सबसे बड़ा परिवर्तन आभासी कक्षाओं का हुआ है। आभासी कक्षा यानी कि वर्चुअल क्लासेज। अभी जो वर्तमान परिस्थिति है, जो आपका क्लासरूम था, उस क्लास को वर्चुअल क्लास के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। वर्चुअल क्लास बोलते हैं आभासी कक्षा। आभासी कक्षा कैसे होता है? जैसे कि जूम ऐप पर आपका क्लास चल रहा है, तो ये क्या है? एक वर्चुअल क्लासरूम है। आप कहीं पर भी हैं, कितनों दूर बैठे हैं, लेकिन आप एक क्लासरूम जैसा अनुभव करते हैं। तो ये संभव हो पाया है केवल आईसीटी के मदद से, आईसीटी के द्वारा ही। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो क्लासरूम का जो कंसेप्ट है, जो क्लासरूम पहले चलता था, उसे अब वर्चुअल क्लास रूप में परिवर्तित कर दिया गया है और परिवर्तित करने का कार्य आईसीटी के द्वारा ही संभव हो पाया है। इसमें क्या होता है? वर्चुअल क्लासरूम में कोई भी दृश्य शिक्षक जो है प्रत्यक्ष रूप से शिक्षण कार्य नहीं करते हैं, लेकिन आपके सामने प्रस्तुत होकर शिक्षण कार्य नहीं कराता है, लेकिन आप कहीं पर बैठ करके चीज़ों को देख सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, क्वेश्चन उनसे पूछ सकते हैं। सामने तो प्रत्यक्ष रूप में नहीं रहते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में आपके वो सामने रहते हैं, जिसका आप कह सकते हैं कि आभासी कक्षाओं का भी प्रयोग किया जा रहा है आईसीटी के द्वारा है। सेकेंड बिंदु में नंबर सेकेंड में लिखना है कि स्मार्ट क्लासरूम। ये भी एक आईसीटी की परिकल्पना है। स्मार्ट क्लासरूम आधुनिक तकनीक का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, जिसमें छात्रों को बड़े टीवी में, बड़े स्लाइड्स पर पाठ्य वस्तु की जो है सक्रिय शिक्षा दी जाती है। सक्रिय शिक्षा यानी कि एक्टिव एजुकेशन उन्हें दिया जाता है, जो रोचक और उत्साहवर्धक होता है। मान लीजिए कि स्मार्ट क्लासरूम आप अटेंड किए हुए कॉलेज में, उसमें क्या होता है? जो चीज़ें बताई जाती है उन्हें प्रोजेक्टर के द्वारा आपको दिखाया जाता है। उसमें एक्टिव वीडियो भी रहता है, ऑडियो भी रहता है, साउंड भी रहता है, उसमें चीज़ें मूव करती है। तो क्या होता है, जब आप पिक्चर फॉर्म में किसी चीज़ को देखते हैं, समझते हैं और साइज भी इसका बड़ा होता है, तो वो दिमाग में जल्दी सेट हो जाता है। तो स्मार्ट क्लासरूम की परिकल्पना भी जो है आईसीटी की देन, आईसीटी के द्वारा कह सकते हैं कि एक तो वर्चुअल क्लासरूम बन गया हम लोग का, दूसरा स्मार्ट क्लासरूम है। ठीक है, चलिए नंबर थर्ड में लिखेंगे, तीसरे बिंदु में, कि आईसीटी के उपयोग से कक्षा का वातावरण हमेशा सक्रिय रहता है। छात्र अपनी ओर से सक्रिय योगदान देते हैं, विषय से संबंधित प्रश्नों को पूछकर सही उत्तर देकर कक्षा के वातावरण को सकारात्मक बनाते हैं। आईसीटी का जब उपयोग करते हैं तो हर एक बच्चा उसमें एक्टिव रहता है, क्योंकि उसे मन भी लगता है, क्योंकि वो हर वे में देखता है। जैसे कि प्रोजेक्टर में कोई दिखा रहे हैं तो एक मूवी के तौर पर देखेगा, बहुत बच्चे जो है संगीत के तौर पर उसे देखेंगे, हर तरह से एक्टिव होते हैं, सारे बच्चे उसमें एक्टिव रहेंगे, हर बच्चा प्रश्न करेगा। चूँकि वो साइज में बड़ा दिखता है तो छात्रों को उसमें रुचि भी रहती है, तो बेहतर तरीके से आप कहते हैं कम्युनिकेशन का कार्य वहाँ पर हो पाता है। ये सभी संभव हो पाया है किसके? आपके आईसीटी के द्वारा ही। चलिए और चौथा बिंदु लिख लीजिए नंबर फोर्थ में, कि कक्षा को छात्रों के अनुकूल बनाया जा सकता है। कक्षा का वातावरण अधिगम में सहयोग करने वाला होता है तथा छात्रों को एकाग्रचित करने में भी सहायता प्रदान करता है। हम लोग क्या कर सकते हैं? क्लासरूम को आईसीटी के मदद से छात्रों के अनुकूल बना सकते हैं। छात्रों के अनुकूल कहने का अर्थ हुआ कि छात्रों के अनुरूप बना सकते हैं। जैसा छात्र चाहते हैं वैसा ही आप क्लासरूम का निर्माण करेंगे। जब छात्रों के अनुरूप क्लासरूम का निर्माण होगा तो छात्रों में एकाग्रचित भावना आएगी, वो कह सकते हैं कि बढ़िया से बैठ करके सब चीज़ों को समझेंगे, देखेंगे। तो आईसीटी हमें यहाँ भी मदद प्रदान करता है। अगला बिंदु लिख लेंगे नंबर 5 में लिखना है 5 में, कि आईसीटी की मदद से मिश्रित कक्षाओं का संचालन संभव हो पाया है। विशिष्ट तथा सामान्य छात्रों को आईसीटी के माध्यम से एक साथ शिक्षा दी जा सकती है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल ही बताया था नेट का क्वेश्चन का, वही यहाँ पर कह रहा है कि आप मिक्स क्लास करा सकते हैं, यानी बच्चे कैसे भी हो, विशिष्ट बालक हो या सामान्य बालक हो, सभी को आप एक साथ
एक क्लासरूम में बैठा करके उन्हें शिक्षा दे सकते हैं। ये सभी कार्य भी संभव हो सकता है आपके आईसीटी के द्वारा ही। तो हम देख रहे हैं कि हर एक दृष्टिकोण से, चाहे वो शिक्षा का दृष्टिकोण हो, विद्यालय का परिदृश्य हो, क्लासरूम का परिदृश्य हो, हर परिदृश्य में आईसीटी हमारी मदद कर रहा है। और अंतिम बिंदु जो है, अंतिम हम चर्चा कर लेते हैं, वो है मूल्यांकन प्रक्रिया के संदर्भ में परिवर्तन। मूल्यांकन यानी कि इवोल्यूशन के संबंध में भी परिवर्तन होता है। आईसीटी के द्वारा कैसे हम मूल्यांकन प्रणाली में ही परिवर्तन कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो आप लिख लेंगे कि आईसीटी के उपयोग से मूल्यांकन प्रक्रिया के संदर्भ में भी निम्न परिवर्तन हुए हैं, यानी परिवर्तन हो सकते हैं। पहला, इसमें किसको भी आप पॉइंट वाइज लिखेंगे। नंबर 1 लिखना है कि आईसीटी के द्वारा परीक्षा प्रणाली में बदलाव किए गए हैं। जो पहले का जो एग्जाम लेने का जो तरीका था, जो परीक्षा प्रणाली थी, उसमें चेंज किया गया, उसमें बदलाव किया गया है। आईसीटी के द्वारा आज के समय में जो है ऑनलाइन परीक्षा, ऑनलाइन साक्षात्कार यानी कि ऑनलाइन इंटरव्यू, ये सब चीज़ें संभव हो पाया है, जिसमें कंप्यूटर तथा संप्रेषण लिखित एवं मौखिक दोनों रूपों में किया जाता है। कंप्यूटर के माध्यम से जो कम्युनिकेशन होता है वो लिखित और मौखिक दोनों रूपों में संभव हो पाया है, दोनों रूपों में किया जा सकता है। ठीक है। सेकंड में लिखेंगे दूसरे पॉइंट में कि आईसीटी के द्वारा बिना कागज कलम यानी कि बिना पेपर पेन परीक्षा, शिक्षण, अधिगम सब कुछ संभव हो पाया है। होता है ना आईसीटी में जो ऑनलाइन परीक्षा आप लोग दिए होंगे तो उसमें देखते होंगे कि आपको पेपर ले जाना होता है ना पेन ले जाना होता है, सब कुछ आप कंप्यूटर पर ही देते हैं। कंप्यूटर अपने एग्जाम दे दिया, आपका रिजल्ट भी आ गया, चेक भी हो गया। तो यहाँ पर भी चीज़ें हमें क्या होती है, फायदा देखने को मिलता है। और सबसे बड़ा फायदा ये क्या होता है, इस तरीके से आपका जो रिजल्ट जो है वो हमें तुरंत प्राप्त हो जाता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप सुझाव देंगे, OMR एक होता है, OMR शीट जो होता है, इसमें क्या होता है, आप एग्जाम देते हैं, खैर OMR शीट पर ऑफलाइन एग्जाम होता है, चेक किसको करना होता है, तो कंप्यूटर में सुधारा जाता है, स्कैन करके तुरंत उसका आंसर दे दिया जाता है। तो OMR प्रणाली तो ऑफलाइन थी, लेकिन चेक इसको कंप्यूटर से किया जाता था। लेकिन उसके बाद क्या किया, इस सिस्टम को भी हटा दिया गया और डायरेक्ट कंप्यूटर के स्क्रीन में ही आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, 4 ऑप्शन इसमें आते हैं, एक आप क्लिक करते हैं, जैसे आप सबमिट किए, सबमिट करने के साथ ही आपको तुरंत उसके उत्तर भी दे दिया जाता है, तुरंत आपको आंसर भी मिल जाता है, आपको प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती है। यानी तुरंत आप एग्जाम दिए, तुरंत आपको परिणाम भी मिल गया। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि परीक्षा प्रणाली में भी परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। एक और बिंदु है, अंतिम बिंदु लिख लेंगे इसमें, नंबर 4 में, चौथे पॉइंट में, कि आकलन की प्रस्तुति ग्राफ द्वारा रोचक ढंग से दिखाई जा सकती है। यानी जो भी बच्चों के जो नंबर आएंगे, जो परसेंटेज आएंगे, उसे आप ग्राफ के द्वारा आप बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो ये सब कुछ फायदे हैं जो कि आईसीटी को समावेशित करने से हमें अपने विद्यालय में देखने को मिलते हैं। तो ये तो कुछ फायदे हमने आप लोगों ने नोट आउट कर लिया होगा। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में जो है आपका बाकी जो सेक्शन है उसके बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका